क्या भारत की लोकतंत्र खतरे में है कि संविधान खतरे में है? आज यह सवाल इसलिए पूछना जरूरी है क्योंकि जो बंगाल में हुआ है वो पूरे देश को हिला के रख दिया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री ईडी को उसके काम से रोका गया है। तर्क सीधा है, अगर ईडी अपना काम करने गई तो मुख्यमंत्री सीधा उनके काम में दखलंदाजी की और उनका काम रोक दी। सीधा ये संविधान का उल्लंघन है। लेकिन अगर जांच एजेंसियां की राजनीति की सीधी इस्तेमाल हो रही हैं तो सीधा हमारा लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन बात सिर्फ बहस की नहीं है, बात उस दिन की है जब ईडी एक बंगाल के रणनीतिकार जो रणनीति बनाती थी ममता बनर्जी की, उनके ऑफिस पे छापा मारे तो सीधा ममता बनर्जी जी अपना काम धाम छोड़ के और ईडी के छापे को रोकने चले गए और ईडी के हाथों में से फाइलें और लैपटॉप और पेन ड्राइव छीन लिया गया और ईडी को बंधक महसूस कराया गया। आखिर उन फाइलों में ऐसा क्या था जिन्हें छिपाना इतना ज़रूरी था? क्या था वो ब्लैक पैसा जिनके तार 2020 कोयला घोटालों से जुड़ा हुआ है? और क्यों एक मुख्यमंत्री को ईडी के छापे रोकने के लिए खुद रोड पर उतरना पड़ा? आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं बंगाल की वो छापेमारी की पूरी शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी कहानी। पश्चिम बंगाल में बहुत बड़ा कोयला खदान है। यह कोयला किसी नेता का नहीं और किसी कंपनी का नहीं, यह कोयला जनता का और सरकार का है। लेकिन जांच एजेंसियों के मुताबिक ट्रक रातों रात चोरी कोयला को निकाला जा रहा था। दिन में सब शांत, रात को सड़क पर ट्रक। ये खेल बहुत दिनों तक चलता रहा। आसपास के लोगों ने देखा कि क्यों रातों रात ट्रक दिन में नहीं चलती है, रातों की केवल चलती है, उसी रास्ते से केवल चलती है। तो गांव वालों के अस्थायी वहाँ के लोग को शक हुआ। पता चला ये तो चोरी हो रहा है रातों रात, सरकार के खजानों पे, जनता के कोयला पे। स्थानीय लोग खनन विभाग और पुलिस को कंप्लेन किए। पुलिस एफआईआर दर्ज की और कई सारे ट्रक पकड़े गए। ट्रक के ड्राइवरों से पूछताछ किया, पता चला ये वाकई में भ्रष्टाचार हो रहा है और कोयला की चोरी हो रही है। पुलिस को पता चला यह एक छोटी चोरी नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है। तभी पुलिस के ऊपर से दबाव आने लगा। पुलिस के ऊपर दबाव आने पे पुलिस ठंडा हो गई। ये केस हमेशा के लिए दब गया। मामला बड़ा था और सरकारी संपत्ति का था, इसलिए ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई जांच करती है। सीबीआई पाती है एक कोयला बहुत ज़्यादा मात्रा में चोरी किया गया है और इससे बहुत सारा पैसा कमाया गया है और इसके साथ भ्रष्टाचार भी हुआ है। यानी सिर्फ चोरी नहीं, भ्रष्टाचार भी है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इतना सारा पैसा गया कहाँ? इस फाइल को देखते हुए जब पैसे की बात आती है तो पैसे इंक्वायरी करने के लिए वहाँ इससे बड़ी एजेंसी आती है और कहानी में एक और मोड़ आता है। उस मोड़ में एंट्री होती है ईडी की। ईडी कहती है अगर पैसा काला है तो हम उसका रास्ता ढूंढेंगे। ईडी बैंक अकाउंट खंगालती है। ईडी कई अकाउंट होल्डर से पूछताछ करती है, लेकिन इतना सारा पैसा बैंक अकाउंट में दिखता ही नहीं है। यही ईडी को शक होता है यह पैसा हवाला द्वारा कहीं भेजा गया है। बहुत सारे पूछताछ में एक ड्राइवर बताता है कि मुझे पैसा एक एजेंट को पहुंचाने के लिए बोला जाता था। ईडी उस एजेंट तक पहुंचती है। उस एजेंट से ईडी बहुत पूछताछ करती है, लेकिन एजेंट अपना मुंह नहीं खोलता है। फिर उस एजेंट का कॉल रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप हिस्ट्री सारा चेक होता है और वो हिस्ट्री एजेंट को दिखाया जाता है। दिखाने के बाद एजेंट अपना मुंह खोलता है। जब मुंह खोलता है तो वो बताता है मुझे जितना पैसा मिलता था मैं वो सारा पैसा हवाला के द्वारा गोवा पहुंचा देता था। ईडी गोवा पहुंचती है, वहाँ पे इंक्वायरी करती है तो पता चलता है कि कई सारे कंपनियाँ इवेंट के नाम पे पैसा खर्च की हैं और पक्की रसीद काटी हैं और रसीद के साथ टैक्स भी भरी हैं और पैसे को ब्लैक से वाइट बनाया गया है। लेकिन जांच एजेंसी ईडी का कहना है कोई इवेंट हुआ ही नहीं है, सिर्फ कागजों में खेल हुआ है और ब्लैक मनी को वाइट किया गया है। जांच में सामने आता है यह पैसा फिर बंगाल में आईपीएसी कंपनी में बैंक अकाउंट द्वारा ट्रांसफ़र किया गया है। अब सवाल ये उठता है यह आईपीएसी कंपनी कौन है? आईपीएसी यह एक राजनीतिक कंपनी है। यह कंपनी ममता बनर्जी की चुनावी रणनीति और प्रचार की काम संभालती है। ईडी का दावा है कि इसी कंपनी में जो कोयला घोटाला हुआ है उसका ब्लैक पैसा वाइट करके इसी कंपनी में भेजा गया है। तो इसी कंपनी में ईडी छापा मारती है
तो ममता बनर्जी खुद आकर और ईडी को रोक देती है और फाइलें और पेन ड्राइव उनके हाथ से छीन लेती हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी इस मोड़ पे आके लोगों के मन में कुछ जायज़ सवाल खड़े होते हैं जिनका जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है। पहला सवाल, आखिर इस केस को सुलझाने में इतना लंबा समय लगभग 6 साल कैसे लग गया? कोयला घोटाला 2020 में सामने आया और जांच चलता रहा, लेकिन चुनावी टाइम जब आता है तभी ईडी को ही टाइम मिलता है। चुनावी टाइम में ही क्यों ईडी अपना काम करती है, बाकी टाइम में वो क्यों नहीं कर पाती है? लगभग 5-6 साल हो गया है कोयला घोटाले का और अब जाके ईडी को टाइम मिला है। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है कि इसके पीछे कोई सोची समझी प्लान है? दूसरा सवाल, एक तरफ देश के लोग चाहते हैं कि भ्रष्टाचारियों का पर्दाफाश हो, अगर जनता का सरकार का कोयला चोरी हुआ है तो इसका हिसाब हो और इसमें ईडी का काम करना बेहद ज़रूरी है। लेकिन दूसरी तरफ कन्फ्यूज ये भी है, क्या एजेंसियों को गलत इस्तेमाल करके और राजनीति के तहत विपक्ष को कमज़ोर करने के काम किया जा रहा है? क्या चुनावी डेटा एजेंसियों द्वारा जब्त करके लोकतंत्र की हत्या हो रही है? लेकिन सच्चाई क्या है, यह लास्ट फैसला कोर्ट करेगी। कोर्ट बताएगी कौन सही था कौन गलत था। लेकिन एक बात तो तय है, अगर ईडी का काम रोकना संविधान के खिलाफ है तो एजेंसियों का इस्तेमाल करना राजनीति के तहत लोकतंत्र भी खतरे में है। अब फैसला तो आपको करना है, क्या यह भ्रष्टाचारियों पर प्रहार है कि यह चुनाव से पहले एक प्लान है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर ईमानदारी से लिखें, क्योंकि ये सवाल ही हमारा असली लोकतंत्र है। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।